पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, चलो मैं आपको आई थिंक हम लोगों ने उस दिन ये सब चीज कंप्लीट किया था। एक मैंने मुझे लगता था कि आपको इश्यू थोड़ा सा रह गया था कि आपको वर्क डन वाला सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, आई थिंक, राइट। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टॉपिक, तो उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दिया। ठीक है, तो आपके लिए आपके डिमांड पे प्रस्तुत है ये। ठीक है, ये चीज तो जान चुके थे कि ग्रेविटी कौन सा कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरैक्शन के कारण जो फोर्स इमर्ज होता है, वो कैसे फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम एक चीज बहुत श्योरिटी के साथ जानते हैं सर, कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय दैट फोर्स, वर्क डन बाय दैट फोर्स, ठीक है, वो जो होगा कुछ सर्टेन चीजों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। क्या दिखाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सर ए पॉइंट से अगर आप बी पॉइंट तक जाते हो तो कैसा भी पाथ ले लोगे सर, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको डिपेंड करेगा कि इनिशियली कहां पे थे और फाइनली कहां पे थे। अगर आपके लिए इनिशियली कहां पे थे और फाइनल कहां पे थे अगर डिपेंड करता है, तो अगर मैं सारे का इनिशियल पॉइंट सेम कर दूं और सारे का फाइनल पॉइंट सेम कर दूं, यानी मैं सारे रास्तों का इनिशियल पॉइंट ऐसा कर दूं कि सेम है और फाइनल रास्ता भी ऐसा बना दूं कि, सॉरी, फाइनल पॉइंट भी ऐसा बना दूं कि सेम है सबका और इनिशियल पॉइंट भी सेम है, तो या इस पाथ से मैं अगर एक्सटर्नल वो इस पाथ से अगर मैं लेके जा रहा हूं और मैं निकाल रहा हूं कि फोर्स वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो इस पाथ से भी वही आएगा, इस पाथ पे भी वही आएगा और इस पाथ पे भी वही आएगा। ठीक है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है। अगर वो सेम हो गया अगर किसी पाथ के लिए, तो ऑफ कोर्स उस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग टेकिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाय पाथ ए और पाथ बी और पाथ सी, दे आर गोइंग टू बी इक्वल। ये चीजें हमने देखा था, ये देखा था कि हम देखा था कि इस किसी मास, अभी ग्रेविटेशनल के फोर्सेस के बारे में बात करूं तो किसी मास को अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं तो हमारे पास तीन रास्ते हैं। किसी ने बोला कि मैं सर ऐसे घूमते हुए जाऊंगा, मुझे सीधा चलना आता नहीं है। किसी ने बोला सर मैं सीधा जाता हूँ। किसी ने बोला कि सर ऐसा है ना कि यहाँ पे मेरा एक पकौड़े का दुकान है, वहां से खाते हुए पकौड़े जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा पकड़ लेते पकौड़े वाले से और फिर यहाँ तक जाएंगे। तो ये तीसरा पाथ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये थर्ड पाथ है। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो वर्क डन बाय जो आपके पास वन के लिए होगा, ये वाला अच्छा ये वाला तो नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला स्टेप राइट, ये वाला नहीं था। हाँ ये वाला था, हाँ। तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गए थे, तो अगर आपने पाथ वन लिया है, किसी ने पाथ थ्री लिया है, किसी ने पाथ टू लिया है, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, एंड ऑल इज गोइंग टू बी इक्वल। दैट इज क्या होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, वो होगा -mgh। कैसे सर? अरे बोला कि कोई भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला पाथ ले लिया। अब बताओ, फोर्स हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है आई डायरेक्शन में, ये फोर्स लग रहा है -j डायरेक्शन में। क्या -j यानी j, अगर -j छोड़ दो बाहर रख दो, j डॉट आई कैप क्या होता है, 0 होता है कि नहीं मेरे बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो। यस सर। अरे हाँ देखो, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वर्क लग ही नहीं रहा है, ए टू सी लेके गए, अब सी टू बी जो लेके गए हैं वो कितना लगा होगा, फोर्स नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर। तो आप बोलते हो कि वर्क डन बाय एनी फोर्स जिसको आप काउंट करना चाहते हो, दिस इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेके गए हो, ए से बी तक लेके गए हो सर।
तो इसमें सर देखो, ये तो एफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, कांस्टेंट फोर्स है, नीचे की ओर गया सर, देखो एम जी लगेगा, किस डायरेक्शन में, माइनस जे डायरेक्शन में सर, ये वेक्टर के साथ रखा डॉट सर, डी आर, डी आर कहाँ पे सर, इस बार देखो आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, पॉजिटिव जे डायरेक्शन में। तो डीआर को मैं सर लिख देता हूं, डीआर को मैं क्या लिखूंगा इस बार, लिख सकता हूं कि स्मॉल पाथ का लेंथ डीआर मैग्नीट्यूड वाइज इनटू यूनिट वेक्टर दैट इज जे कैप, लिख सकता हूं कि नहीं? और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा, डी आर जे कैप, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस रह जाएगा, तो माइनस एम जी डी आर का इंटीग्रेशन सर ए टू बी जाने के लिए सर, फिर मैं बोलूंगा माइनस एम जी बाहर निकाल लो, डी आर का इंटीग्रेशन ए टू बी, यानी ये लेंथ ऑफ द पाथ हो जाएगा, ये देखो एच आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। समझ में आ गया? Yes, sir. ये वर्क डन किसके द्वारा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ये कैसे निकाले? बाय डेफिनेशन यही दिखा जाता है, वर्क डन बाय एनी फोर्सेस इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी, जहां से आप प्लेस पे जा रहे हो जहां तक लेके जाओगे, ये डेफिनेशन कहता है। और डेफिनेशन के बाद हमने इसमें रखा, फॉर्मूला आ गया एम जी, यहाँ तक जीरो और यहाँ एम जी एच। देखो बाकी सारे रास्ते में यही आएगा, देख लेना तुम करके। तो ये कहता है, ये कहते हैं भाई साहब कि अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जब वर्क होता है तो वो एक्चुअली पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो देखता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अगर हमारे पास 3-4 पाथ है तो तीनों 4 पाथ का इनिशियल पॉइंट भी सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग द एनी पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू द, जितने भी पाथ ले रहे हैं सबके सबसे। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे केसेस में, यहाँ पे जो डी आर आएगा तो कैसा आएगा, यहाँ पे अगर लेंगे तो इसका अलग आएगा डी आर। ये देखो यहाँ पे डी आर वेक्टर कैसा हो जाएगा, यहाँ छोटा सा डिफरेंशियल लेंथ और एरो किसका, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स हमेशा ऐसा लगेगा और ये वाला इस डायरेक्शन में। तो इसको भी अगर आप तोड़ोगे, लिखोगे, सब कुछ करोगे तो वही आएगा, इस पाथ से भी जा रहे हो तो वही आएगा, ठीक है। लेकिन किसके लिए आएगा, सिर्फ कैसे फोर्सेस के कारण होगा, क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण, उसी के कारण उनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये बात देखा था और वही एमजीएच आ गया। और ये एक चीज हमने देख लिया कि सर यहाँ पे एक और चीज थी, बात आपने जो पीछे दिखा भगा दिया था हमने, वो दिखा दिया था कि सर ये वाली चीजें रखी थी। ये कहाँ चला गया? ये वाला सर बोला था कि कोई भी क्लोज पाथ, यानी सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वो एकदम बिल्कुल सेम है, यानी यहाँ से चले और यहीं पे आ गए, यहाँ से चले और यहीं पे आ गए, तभी तो क्लोज पाथ होगा। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, if it go start from the same position and reaches to the same position, that is the in a closed path, is always going to be zero. So work done by any forces, if we take it as a closed path, like either, or you can say that from a to a से चले थे a तक गए हैं, डिफरेंट पाथ हो सकता है। और ये क्या आएगा आपके पास, ये क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस डॉट डी आर, ये क्या होने वाला है, जीरो। समझ भी गए? और ये ऐसा नहीं कि जीरो हमेशा आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे ढंग से लिखो तो ऐसे लिखो, ए टू बी
is equal to 0 when এটা হয়ে গেল। A is equal to B. ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना? Yes. बोलिए, आवाज करें। हेलो, हेलो। हाँ आरिफ, हाँ बेटा कुछ प्रॉब्लम है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपका बाय मिस्टेक अनम्यूट हो गया होगा। तो ये हमेशा क्या होने वाला है, 0 है। इसको देखो, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन पाथ 1 दैट इज गोइंग अपवर्ड एंड इन पाथ 2 दैट इज गोइंग डाउनवर्ड लाइक B to A, and this the net force, the net work done during this whole path is equal to the work done for the path 1 and work done for the path 2, and the sum is going to be 0 because it is a closed path and the force is a conservative force. So such work done by the conservative force is work done by कंजर्वेटिव फोर्स आर स्टेट फंक्शन, ऐसे कहते हैं। यानी वो इनिशियल पॉइंट का है, फाइनल पॉइंट का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो ये सभी चीजें हम लोगों ने देख रखी थी कि डिसिपेशन कर देता है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है इसमें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसके द्वारा हमने वर्क निकाला था और देखा था। ये सब चीजें हम लोगों ने देख रखी थी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने डेफिनेशन रख दिया था कि हमने क्या बोला था कि बी से ए तक जाता है कोई पॉइंट तक। अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, ठीक है। हाँ, बी से अगर मैं बोल रहा था बी से अगर ए तक जाता है तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लेते कि हम कोई पॉइंट, बेटा क्लास, आरिफ बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आप ही कर दो म्यूट। This is something unacceptable. आरिफ का मैं बात करता हूँ। तो आपको मैंने क्या बोला कि उसका दूसरी चीजें मैं बताया था कि आपको पोटेंशियल एक्चुअली जो बताया जाता है किसी पॉइंट पे कि व्हाट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज, जब आपसे पूछा जाता है तो एक्चुअली एक गेम खेला जाता है आपके साथ, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन आपको बोला जाता है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। लेकिन इसमें क्या आपको चीजें मालूम पहले से होती है, क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सर आपको मालूम है कि V एट इंफिनिटी आपने 0 ले रखा है। क्यों 0 ले रखा है सर? वहां पे फील्ड एक्चुअली 0 है, तो जहां पे फील्ड 0 होगा वहां पे हम V 0 ले सकते हैं सर। हालांकि ऐसा यहाँ पे भी 0 ले सकते हैं। जब यहाँ पे अगर आपने VB को 0 ले लिया तो आपने एक्चुअली क्या कह दिया कि यहां से यहाँ के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, इसको ओरिजिन टाइप के समझ लो, ओरिजिन टाइप का 0 मान लिया, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या वैल्यू आ रहा है। तो आप जो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हो वो एक्चुअली VA माइनस V इंफिनिटी होता है। किसके रिस्पेक्ट में? इन्फिनाइट पॉइंट पे। क्यों इन्फिनाइट पॉइंट मान रहे हो? क्योंकि सर वहां पे फील्ड 0, तो सर फील्ड जहां पे 0, जहां पे सर फील्ड 0, E इज इक्वल टू 0, इसका अर्थ है आपने क्या बोला था सर कि एक सोर्स चार्ज जो होता है हर पॉइंट पे स्पेस के हर जो सराउंडिंग वाले रीजन में है, हर पॉइंट पे क्या करता है, एक वेक्टर वैल्यू असाइन करता है। सर जहां पे 0 यानी वहां पे वेक्टर वैल्यू असाइन नहीं हो रही होगी, यानी वो वैल्यू, वो चीज, वो रीजन क्या हो गया, आउट ऑफ द फील्ड हो गया। अगर जहां पे भी वैल्यू असाइंड हो गई वो क्या हो जाएगा, ये इसका रीजन बन जाएगा, और इसी रीजन को क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो वो फील्ड का पार्ट हो जाएगा, ये पॉइंट फील्ड का पार्ट हो जाएगा। और जहां पे वैल्यू असाइन नहीं हो रही है, यानी इन्फिनाइट पे 0 है ही पॉइंट चार्ज के लिए, तो वो क्या कह सकते हैं, इन्फिनाइट कैसा है पॉइंट, उस इन्फिनाइट के पॉइंट्स कैसे हैं, आउट ऑफ द फील्ड है, वो फील्ड के अंदर कैलकुलेटेड नहीं है। तो मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि जब आप बाहर से, फील्ड के बाहर से अगर आप किसी चीज टेस्ट चार्ज को ले आते हो और किसी एक पॉइंट के पास खड़े कर देते हो, इस पॉइंट के पास ले आते हो ए के पास, जो कि r डिस्टेंस दूर है किससे, सोर्स चार्ज से। अभी हम सोर्स चार्ज कौन सा ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज, जो अभी पॉजिटिव है अभी के टाइम में।
और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है, मैंने इसको आपको पहले दिन बताया था। तो यहां तक आप लेके आ रहे हो इन्फिनाइट से, यानी इन्फिनाइट मतलब आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड में फील्ड के अंदर लेके आए, इंट्रोड्यूस किया, लाके वहां पे ए पे रख दिया। तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा एक्सटर्नल एजेंट को, कहां तक, कहां से क्या करने के लिए, इन्फिनाइट से ए तक लाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हम अब बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब ये पीस जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे सर जो डेल्टा वी होगा वो एक्चुअली वी ए के बराबर हो रहा है, क्योंकि वी इंफिनाइट जीरो माना गया, अज्यूम किया गया। तो एक्चुअली किसी पॉइंट में पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस उसका बताता है, कहां से, इन्फिनाइट पॉइंट के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे सर देखते हैं, अगर ऐसा केस है, इन्फिनाइट के बारे में आप बोल रहे हैं, इन्फिनाइट पे जीरो लेते हैं, तो सर अगर मान लेते कि हम बी से ए तक लाए, तो बी से ए तक लाए, बी भी एक पॉइंट है इस फील्ड का और ए भी एक पॉइंट है इस फील्ड का, तो वहां तक लाए तो क्या लिखेंगे सर, अगर क्यू नॉट को अगर हम यहाँ पे लाए हैं, तो अगर इस पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो वही डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, Va minus Vb is equal to work done by the external agent taking it from the initial point that is B to final point that is A divided by Q naught। ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते जाते हैं। अब क्या करेंगे, और दूसरी बात, Q naught should be मूविंग वेरी स्लोली। इसी के लिए आपने एक बात मैंने बोला था कि F जैसे आपको लिखवाया था, अगर सर आपको यहाँ पे होल्ड करना है, चार्ज को यहाँ पे होल्ड करना है सर, यहाँ पे अगर आपको चार्ज को होल्ड करना है तो आप क्या करोगे, इसके चलो न्यूटन्स लॉ को देखते हैं। अगर इसके ऊपर सर आप बोल रहे हो टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज एक फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे मान लो एक सोर्स चार्ज है ऐसा रखा होगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं, ये वाला इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा कि नहीं, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लग रहा होगा कि नहीं, बोलो हाँ यस यार। सर, तो यस इसको सर। अगर मैं होल्ड करना है तो मुझे कैसा फोर्स चाहिए होगा, इसके बराबर, ऊपर मैं बना दे रहा हूँ, ये देखो ऊपर ऐसे इसके बराबर एक फोर्स चाहिए होगा। आप बोल रहे हो कि सर एफ नेट यहाँ पे जीरो होना चाहिए, लगभग लगभग एफ नेट आपको जीरो रखना है, तो सर एक फोर्स से काम नहीं होगा, आपको पेयर ऑफ फोर्सेस लाने होंगे। तो पेयर ऑफ, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये तो हमेशा जब तक के लिए सोर्स चार्ज रहेगा तो ये फोर्स लगाते ही रहेगा, तो आपको एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा कि जो इसके अपोजिट होगा, तब जाके एफ नेट इसका जीरो होगा। ठीक है सर, यानी आप बोल रहे हो कि F1 प्लस F2 तभी जाके जीरो होगा, वेक्टर फॉर्म में है, दोनों के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो फोर्स 1 और फोर्स 2 के बीच में कैसा रिलेशन है सर, ये देखो, ये है कि नहीं, यानी सर F2 अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी ये वाला फोर्स है, तो F1 का एक्सटर्नल फोर्स जिसको मैं कहूंगा वो कैसा होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, इसके अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा ना। ये चीज सर होल्ड करके रखने के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा मूव करना है, तो मुझे एक्चुअली में करना पड़ेगा F1 जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इससे ज्यादा लगाना पड़ेगा सर, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ जाएगा, DF फोर्स, तभी वो जाके मूव करेगा अप्रोक्सीमेटली। यानी हम इन्फिनिटी पॉइंट से थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाते हुए, थोड़ा सा मतलब इसके बराबर ही रखेंगे और थोड़ा सा ज्यादा इसके, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, ये दोनों तो देखो जीरो है होल्ड करने के बराबर, ये थोड़ा सा DF क्या करेगा, धीरे धीरे एसिलेट करते हुए उसको पॉइंट ए तक लेके आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, द चार्जेस आर मूविंग वेरी स्लोली, इससे क्या हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं मिल रही है, यानी जो फोर्स वर्क कर रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फील्ड के अगेंस्ट उसको सिर्फ पोजीशन चेंज करने में वर्क कर रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में नहीं कर रहा है। और क्योंकि F2 जो है, इसको F1 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये तो बहुत छोटा वैल्यू है, तो F1 क्या हो गया, अपनी F1 इसको बोल रहे एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या हो गया आपको F2, यानी फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो जीरो के बराबर, लगभग लगभग बहुत कम बराबर है, तो लगभग लगभग इसको इक्वल इसको लिखेंगे,
ठीक है ना? तो इससे क्या हो रहा होगा, स्लोली वो चीज मूव कर रहा होगा। कर रहा होगा कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो सर अगर ये कर रहा होगा, ठीक है सर मैं मान लेता हूँ ये कर रहा होगा, फिर सर आप बात बताएं कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो आपके पास एक्सटर्नल एजेंट है, उसने जो फोर्स लगाया है वो लगभग लगभग इसी के बराबर लगा रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो चीज मूव करके कहाँ से कहाँ तक आ रही है, इंफिनिटी से एक की ओर आ रही है सर। ये चीजें मैं मान लिया, ठीक है सर। अब यानी यहाँ पे फॉर्मूला जो आपने सर लिखा है वो बी के टर्म्स में लिखा है, बी और ए के टर्म्स में। हमारे पास अगर हमें मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमने डिस्क्राइब करना है इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में, तो बी क्या होना चाहिए हमारा पॉइंट, बी कहां पे होना चाहिए? बताओ। कहां पे होना चाहिए? सर आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करोगे, समझ मैं नहीं बोला आया। कि आपको जब मैं वी ए जो डिफाइन किया था, अभी मैंने बोला था वी ए एक्चुअली होता नहीं है, होता है ये डेल्टा वी, और ये होगा वी ए माइनस वी बी। लेकिन क्योंकि वी बी क्या होता है कि आपके पास इसको इनफिनाइट बना दिया जाता है, तभी ये जाके जीरो होगा, तब जाके ये चीज क्या होता है, डेल्टा वी हमारे पास क्या हो जाता है, वी ए के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी तभी होगा जब बी आपका इनफिनाइट होगा। तो बी ए पॉइंट कहां पे होगा, ये वाला? अरे ये बी पॉइंट कहां पे है, कहां पे है ये? बताओ। अरे कुछ तो बोल दो, कुछ तो अपने मन से बोल दो। अरे ये इन्फिनाइट पे है ना भैया, बी जो पॉइंट मतलब आपका बी क्या है, इनिशियल पॉइंट है ना, ए क्या है आपका फाइनल पॉइंट है ना। तो बी आपका इनिशियल पॉइंट है, तो आपको जब वी ए जब निकाल रहे हो, वी ए में क्या मैंने बोला था, वी ए इज इक्वल टू एक्चुअली होता है वी ए माइनस वी इंफिनिटी। तो आपको इनिशियल पॉइंट कहाँ मानना पड़ रहा है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। तभी तो मैंने बोला कि फील्ड के बाहर से चीजें लेके आ रहे हो, ठीक है। तो यहां से आपने यहाँ पे एक चीज मान लिया, ठीक है सर। और आप अभी क्यू नॉट मानोगे, क्या करोगे, 1 कूलम मान लेते हैं। अगर 1 कूलम मान लेते हैं क्यू नॉट को, अभी या तो आप क्यू नॉट रखने भी दे सकते हो या 1 कूलम भी मान सकते हो। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू नॉट 1 कूलम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यानी डेल्टा वी सच दैट पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग इट फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा। क्यू नॉट नीचे में जो है वो 1 हो गया, यानी जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग इट फ्रॉम बी टू ए ऑफ टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये कह सकते हैं। या आप क्यू नॉट भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ऐसे डेफिनेशन वाइज भी हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभी एनसीईआरटी या इस टाइप में ये चीज दे देता है कि ये क्या, ये वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी एक्सटर्नल बी बाई ए, यही होता है। तो इसमें लिखा रहता है क्या होना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए होना चाहिए टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 कूलम होना चाहिए। तभी तो देखो नीचे में बाई क्यू नॉट है, ये तो डिफाइंड ऐसे है। ये तभी ऐसे बनेगा जब नीचे में 1 होगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यही बात है बस रखने के लिए। अब देखो एट एनी पॉइंट हम v जब डिफाइन कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट जब v डिफाइन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, वी ए इज इक्वल टू एक्चुअली हम डिफाइन कर रहे हैं वी ए माइनस वी इंफिनिटी की तरह, और इसको वी इंफिनिटी को क्या ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं 0, तभी तो वी ए के बराबर आ रहा है, बोथ साइड इक्वल है, ठीक है। तो यानी हमारा बी जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है,
इनफिनाइट है। यानी देखो एक एक सोर्स चार्ज है भैया, सोर्स चार्ज का अगर मान लो कि प्लस क्यू इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये हर पॉइंट पे अपना फील्ड असाइन कर रहा है, हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे जैसे ये दूर जाएगा और इनफिनाइट की ओर अप्रोच करेगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ पे पी लिखोगे, यहाँ ईपी लिखोगे, और ये क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर सर। और आर क्या है, अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ईपी क्या हो गया, अप्रोचेस टू जीरो। यानी हाइपोथेटिकली मैं बात बोलूं तो इनफिनाइट पॉइंट पे, हाइपोथेटिकली हम रीच नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन हम हाइपोथेटिकली ये बात करें कि हम रीच कर गए वहां पे, तो उस पॉइंट को इनफिनाइट पॉइंट कह रहे हैं। उस पॉइंट पे एक्चुअली फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यानी यहाँ पे फील्ड जीरो, यानी इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स, ये पूरे पोर्शंस, ये फील्ड है आपके, ये फील्ड है आपका, पूरा जितना भी स्पेस है पूरा आपका फील्ड है। ये इनफिनाइट वाले पॉइंट सब आपके क्या है, आउट ऑफ फील्ड वाले पॉइंट है। और मैं यही बात बोल रहा हूँ कि क्यू नॉट को इसके अंदर लेके ला रहा हूँ और यहां से लाके यहां तक रख रहा हूँ, ए पॉइंट पे। और जो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ रहा है डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, जो आएगा वो आएगा वी ए, वो यही होगा। तो यही होगा यहाँ पे। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलो आगे की हो सकते हैं। अब देखो, इफ बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऑफ कोर्स वही वाली बात है, बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये वही हो जाएगा। ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट कहाँ है, इंफिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, ए तक लेके आ रहे हैं। और इसमें जितना वर्क डन लगा होगा वो क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वो आपके पास जो होगा वो पोटेंशियल एट ए दे देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए दे देगा। ठीक है, तो ये आपने यहां से मान लिया, ये चीज आप समझ गए यहाँ पे, इस चीज को लिखा है। तो ये चीज ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सर एक्चुअली हम बता रहे हैं कि डेल्टा वी एक्चुअली डिफाइंड होता है, वी डिफाइंड नहीं होता है। जो वी आपको बोलते हो ना, वो एक्चुअली डेल्टा वी ही होता है। उसके इनिशियल पॉइंट्स क्या होते हैं, इनफिनाइट पे होते हैं, वहां पे हमने जीरो अज्यूम कर रखा है। तो वी ए माइनस वी इंफिनिटी एक्चुअली इज इक्वल टू वी ए हो जाता है, बाय द अजम्पशन कि वी इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो है। तो और इसके लिए जीरो क्यों मान रहे हैं, तो आपको मालूम है सर कि वो आउट ऑफ फील्ड वाले पॉइंट है। ऐसे पॉइंट जो फील्ड के बाहर है, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का ये सोर्स चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं उसको। इसी के लिए तो कहते हैं कि वो सोर्स चार्ज के फील्ड के ही बाहर है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है कोई भी किसी भी प्रकार का। तो ये चीजें समझ में आ गई सर, यहां से हम यहां तक आ गए सर, आ गए ना? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ तक आ गए, तो फिर यहाँ से हम आगे चले थे कि देखो ये क्यू नॉट, ये वाले तो स्टोरी पुरानी हो गई, और ये वाली भी चीजें, ये वही वाली बातें हैं। यहाँ पे एक और चीज देख लो, अगर एफ एक्सटर्नल जो हमने लिखा था, तो क्या लिखा था, माइनस टाइम एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही लिखा था ना। तो अगर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है, तो क्या आपके पास एफ एक्सटर्नल भी कंजर्वेटिव आएगा क्या? बोलो, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो लगभग ये भी तो कंजर्वेटिव हो जाएगा ना भैया। जो ये फोर्स होगा, जैसा भी ये फोर्स होगा, ये भी वही वाला फोर्स होगा, बस क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये कंजर्वेटिव तो ये भी कंजर्वेटिव। तो इसका अर्थ कि आप एफ एक्सटर्नल अब कैसे भी इंफिनाइट से पॉइंट ए तक किसी भी पाथ पे लाओगे, कोई डिपेंड नहीं करेगा। ये तो वही वाली बात है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्या होता था, इंफिनाइट से आप ए पॉइंट तक ला रहे हो किसी भी पाथ से,
तो आपके द्वारा जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो आपके द्वारा वर्क करेगा वो सभी पाथ के लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल है, इस कंडीशन में हमें स्लोली 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 चार्जेस को मूव करके लाना है, ये इसी फॉर्मेट में आएगा, ये इसी फॉर्मेट में आएगा, स्लोली मूव करते हुए लाना है। तो यानी इसका अर्थ है कि ये अगर इसको लगभग लगभग 0 मान के काम करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस हो जाता है। और इस केस में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे धीरे धीरे पुश करते हुए लाएगा और ये पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ पे दूसरे केस वहां से स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट चार्ज के बारे में देखा था हमने। पॉइंट चार्ज के बारे में हमने देखा था कि इन्फिनाइट से ए की ओर लाया गया है। ठीक है, इन्फिनाइट से ए की ओर लाया गया है आपके पास। तो अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा ये चीज थोड़ा रॉन्ग है, या एनिमेशन रॉन्ग बन रखा है। यहाँ पे एक्चुअली एनिमेशन ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पे एक्चुअली क्यू नॉट से चलेगा, क्यू नॉट यहां से चलेगा, यहां से चलेगा और यहां तक जाना है। और ये एक छोटा सा रास्ते में दौराना डी एक्स, या इसको डी आर बोलो परफेक्टली कहूं तो, इसको एक मिनट, इसको डी आर बोलो, इसको डी आर कहो। और जब पाथ इंडिपेंडेंट है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ही लेता हूं सर, इन्फिनाइट से उस पॉइंट तक, और वो लाइन अगर मैं एक्सटेंड करूं तो सोर्स चार्ज से गुजरता हुआ जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा सर, यहाँ पे देखो हर पॉइंट पे जहां पे भी देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ मैग्नीट्यूड ऐसा रहेगा और ये डायरेक्शन आर कैप हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। आर कैप यहाँ पे भी वही आर कैप होगा, यहाँ पे भी आर कैप होगा, सिर्फ किसमें चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड में सर चेंज आ रहा है। तो हम स्ट्रेट लाइन ही रखते हैं, हमें बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर आपने बोला, सर यहाँ पे आपने बोला एफ एक्सटर्नल जो होगा वो होगा माइनस टाइम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर को कहोगे कि नहीं? यस सर। यानी यहां से यहां तक ला रहे हैं और इसमें छोटा सा पाथ हो गया dr, और हम स्ट्रेट पाथ पे ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाथ इंडिपेंडेंट है, हम किसी भी तरीके से ए तक बस पहुंचना है। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल आप आपने क्या रखा, इसके जगह आपने, अब आपके द्वारा जो हमने डेफिनेशन जो रखा था वीए का डेफिनेशन जो रखा था कि वीए इज इक्वल टू VA माइनस V इंफिनिटी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब इस डेफिनेशन में आपने रख दिया यहाँ पे ये 4। अब W एक्सटर्नल जब निकालना है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन डेफिनेशन से जानते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स का जो डेफिनेशन होगा सर, वो क्या होगा सर, क्या होगा सर? यही तो होगा सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डॉट डी आर सर। यही तो होता है, कहां से, इंफिनिटी से ए की ओर, यही तो होता है बाय डेफिनेशन, होता है कि नहीं? यस सर। तो अब ये होता है तो सर एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर लिखना पड़ेगा ये इसके लिए, निकालने के लिए ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है सर, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो एफ एक्सटर्नल को लिखे माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ पे फिर रख दिया एफ एक्सटर्नल की जगह माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और डॉट डी आर। और क्योंकि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है तो हमने बोला ही है कि एफ ये कंजर्वेटिव है तो ये भी कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, ये वाला स्लाइड गलत, ये वाला स्लाइड, हाँ ये वाला सर। अब सर ये जो वर्क आपने, अरे यार आपने जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बताया था इंफिनिटी से ए की ओर ले जाने के लिए, आपने ये लिखा था दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर माइनस ये रख के डॉट डी आर, ये अभी तक जाना था। अब ये माइनस साइन में क्या किया सर, इसको लिमिट को कन्वर्ट कर दिया। देखो इंफिनिटी ऊपर पहुंचा दिया, आर नीचे कर दिया था। उस समय क्या किया था मैंने, ये सेम चीज किया था लेकिन इस डायग्राम के थ्रू किया था, आपको बीच में कंफ्यूजन हो गया था।
इस बार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स खेल रहा हूँ। इसको मैं अगर चाहूं तो इसको लिमिट को उल्टा कर सकता हूं कि नहीं इसमें? बोलो, इंफिनिटी टू आर है तो आर टू इंफिनिटी बना दिया, ये माइनस साइन इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो अब इसको यहाँ पे डी आर लिख दिया। अब देखो, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ फंक्शन ऑफ आर। अब यहाँ देखो, इसको ऐसे ही लिखेंगे, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप, यही होता है वेक्टर फॉर्म में, डॉट डी आर। डी आर क्या हो गया? डी आर को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आर आपको ऐसे लिखा जाएगा, वेक्टर this is equal to dr, which is a magnitude of this small path times the unit vector, जो उस छोटे से पाथ का जो यूनिट डायरेक्शन देगा। जैसे अगर आपने यहां से यहां तक ले गए, यहां से पॉइंट ये ले गए, तो डायरेक्शन ये दे दिया, ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे देते हैं? इनिशियल से फाइनल के बीच में एक छोटा सा एरो ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो लेंथ होता है वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का आपका वैल्यू हो गया, ये लेंथ ऑफ दिस एरो, और जो डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो अगर आप मान लो कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक गए, तो आपको देखोगे ऐसा आपने देखा है, आपने ऐसा टाइप का देखा होगा, ऐसा वाला कि यहाँ से यहाँ तक गए तो ये रहा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक गए तो जितना लेंथ होगा इस एरो का, और जो डायरेक्शन होगा, मान लो आप थीटा के टर्म्स में दिखाएंगे या कुछ आई कैप जे के टर्म्स में दिखाएंगे, जैसे भी दिखाएंगे वो इस वे में इसको लिखा जा सकता है, राइट? अगर छोटे छोटे जो पाथ होते हैं, इस छोटे छोटे पाथ को कैसे निकालते हैं? वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है, टेंजेंट का डायरेक्शन से क्या होता है? वो उसका डी आर देता है, और ये इसका लेंथ, सॉरी डी आर कहाँ, बोलो डी आर ये वाला लेंथ देगा, और डायरेक्शन क्या होता है? आर कैप, वो अलोंग द टेंजेंट होता है। तो ये क्या हो जाता है? डी आर वेक्टर हो जाता है। होता है कि नहीं? ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बोला था कि मैंने कोई भी वेक्टर हो, चाहे वो डिफरेंशियल वैल्यूज का हो या किसी भी टाइप का हो, उसको हमेशा में से दो कंपोनेंट में लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर, जो उसका डायरेक्शन बताएगा। तो इसको यहां लिख दिया, यहां पे लिख दिया सर डी आर को ऐसे, तो यहां क्या हुआ? आर कैप डॉट आर कैप क्या हो जाएगा? 1, और ये सारे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो जाएंगे, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया सर, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इंफिनिटी 1 बाय आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन, और बाहर में जो कोई कांस्टेंट बना हुआ है कि नहीं? इसका इंटीग्रेशन हमने बात कर लिया था, और लास्ट में जो हमारे पास आया था के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये क्या आया था आपके पास? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। इसमें क्या क्या कंडीशन है? बस एक ही कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा? लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो, थोड़ा सा ज्यादा होगा, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। यानी इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी ई, और इसे क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कितना फोर्स लगा रहा होगा? अगर ये इतना लगा रहा है तो यहाँ पे उतना ही, बिल्कुल उसके बराबर लगा रहा है, जस्ट थोड़ा सा ऐड कर देगा इसको मूव करवाने के लिए इस डायरेक्शन में। यहाँ आएगा, इस एरो का लेंथ बढ़ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे पास जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ते जाता है, तो यहाँ पे भी एफ एक्सटर्नल क्या होगा? इसी के लेंथ के बराबर काम करेगा, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा। समझ रहे हैं आप कैसे वर्क हो रहा होगा? ये एफ एक्सटर्नल कैसा है? एक वेरिएबल फोर्स है। स्टार्ट किया होगा पहले तो लगभग जीरो के पास होगा, जैसे जैसे फोर्स अंदर जाते जा रहा है उसको फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है अपना, लेकिन वो ऐसे बढ़ा रहा है कि लगभग एकदम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है। थोड़ा सा जस्ट फोर्स लगा रहा है कि थोड़ा सा एक्सीलरेशन हो जाए। समझ में आया ना? अरे समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब ये जो आया के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। हमारे पास पोटेंशियल निकालना था वी ए के लिए, क्या वहां से फिर हमें, ये तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास क्या निकालना था? हमारे पास ये निकालना था, यही तो वी ए है।
तो ये जब आ गया आपके पास, तो देखो यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर आ जाएगा। और ये क्या होगा, पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। ये बात समझ में आएगी। हम कहां से चले थे, हम चले थे डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि सर देखो कि हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं तो वी ए माइनस वी बी होता है। बी जो होता है वो इसका इनिशियल पोजीशन होता है, ए जो उसका होता है फाइनल पोजीशन होता है। और ये जो आपको डिफाइन होता है वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है, कहां से कहां तक, बी से ए तक ले जाने के लिए, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट होता है। सर इसमें क्या किया था कि हमने ये जो डेल्टा बी आपका जो डेफिनेशन था जिसके बारे में आप ये बात कर रहे थे, हमने बी को इंफिनिटी मान लिया था, यानी बी ऐसा पॉइंट जहां पे कि आउट ऑफ फील्ड है, इंफिनिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जहां पे फील्ड जीरो है वहां पे फील्ड है ही नहीं, तो फील्ड है ही नहीं तो फील्ड का वो पार्ट ही नहीं है, तो फील्ड का पार्ट नहीं है तो फील्ड के बाहर से वो आ रहा है। तो फील्ड के बाहर से वो जब लेके आ रहे हैं, यानी वी इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहां तक लेके आ रहे हैं, वी ए, तो ये सर जीरो अज्यूम कर लेते हैं, इसी कारण से ये वी ए हो जाता है। और ये जो निकाला है हमने वर्क डन बाई, ये सारे चीज करके आता है लास्ट में के क्यू बाई क्यू नॉट बाई आर, इसका आया था सर, और डिवाइडेड बाई हमें क्यू नॉट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास लास्ट में के क्यू बाई आर आ रहा है। यानी अब आर एज अ फंक्शन देखो ऐसे कैसा, आर आपके पास एक प्रकार से, यानी हर टेस्ट आपके पास जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के अराउंड हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट चाहते हैं पी, वहां को कोई डिस्टेंस होगा आर, वो क्या होगा, यहाँ पे क्या एक वैल्यू असाइन हो रही है, स्केलर वैल्यू। वो स्केलर वैल्यू कैसे असाइन हो रही है, एक्चुअली सर इन्फिनाइट से वहां तक से टेस्ट चार्ज लाने तक, इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा होगा एक्सटर्नल एजेंट को, डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज, इन दोनों का रेशियो सर जो हो रहा है वो पोटेंशियल वहां पे डिफाइन कर। ये बात समझ में आ गई सर? किसी को कोई डाउट? अब देखो एक बात हम समझ लेते हैं सर कि सर आप एक बात बताए थे सर कि वेक्टर के साथ ना, अगर कहते हैं ना खराब लोग अगर खराब काम करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब अच्छे लोग खराब काम करने लगते हैं तब तकलीफ होने लगती है। तो वही बात है, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन वेक्टर के साथ आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको डायरेक्शन लेना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो प्लस माइनस हमेशा डायरेक्शन बताता है। अगर आप बोल रहे हो कि इसका अगर एक लाइन है और इस लाइन पे अगर मैं बोलूं कि किसी दूसरे पॉइंट, इस पॉइंट को ओरिजिन मानता हूं, इस पॉइंट पी मानता हूं, तो इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करता हूं, तो आर ऑफ पी जो है वो आपको मैं बोल दूं 2 मीटर है, और यहां पे मैं बोल देता हूं जो किसका इस पॉइंट पी का जो है मिरर इमेज है अबाउट ओ, तो इसको मैं पी डैश बोलता हूं। और इसको यहां पे अगर मैं बोलूं आर एट पी डैश इज इक्वल टू -2, तो ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि ये देखिए ये वेक्टर ऐसा है और ये वेक्टर ऐसा है, ये माइनस वाला वेक्टर है कि नहीं, दोनों के बीच में 180 डिग्री का है कि नहीं। देखिए लेकिन ये चीज अगर आपके पास फ्लक्स जैसे केसेस में आ गया तो, जो कि वहां पे ई डॉट डी एस आता है, यहां पे निगेटिव आता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निगेटिव दे सकता है दो वेक्टर्स का, तो यहाँ पे जब निगेटिव आता है तो सब हमने उसका इंटरप्रिटेशन समझा था कि सर फील्ड इंटर सॉरी, कि सर फील्ड इंटर कर रहा है उस सरफेस में, इसका इंटरप्रिटेशन का अर्थ ये होता है, निगेटिव साइन है तो, पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है सर उस सरफेस से। इस सरफेस अगर जो क्लोज सरफेस अगर आपने लिया है, सपोज कीजिए ओपन सरफेस, कैसा भी सरफेस लिया है, तो इस सरफेस से अगर आपको सर देखो ये सरफेस आपने लिया है, तो ये देखो आपके सरफेस है, और फील्ड अगर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे हर जगह पे हर यूनिफॉर्म फील्ड है, और आपके पास जो फील्ड का जो फील्ड हर पॉइंट पे जो यूनिफॉर्म फील्ड है इस सरफेस पे, और हर फील्ड का मान लो कि ये आपके पास डायरेक्शन जो है ये बिल्कुल अपोजिट टू द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेके और निगेटिव आएगी कि नहीं, तो यानी क्या हो रहा है, एक प्रकार से इसको ऐसे अज्यूम करते हैं कि सर देखो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है उसके अपोजिट में जा रही है फील्ड,
तो एक प्रकार से अगर इसको देखोगे सर, तो एक प्रकार से इंटर कर रहा है। अगर इसका सरफेस ऐसे क्लोज कर दूं, ये सरफेस इसको क्लोज कर दूं, ऐसे बना दूं, तो देखो सर ऐसा लग रहा है इंटर कर रहा है उसमें। सेम चीज ऐसे इसमें तो क्लोज सरफेस में तो बहुत आराम से दिख जाता था। क्लोज सरफेस कैसा, कोई एक एग्जांपल क्यूब में देख लो। क्यूब में क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो ये ई एरिया वेक्टर ऐसे, और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं यूनिफॉर्म फील्ड है सब जगह पे, तो ऐसे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव। अब यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा। अब इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस का ये बाहर की ओर होगा, रेडियली आउटवर्ड हम लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे देखो डॉट लेके आ रहा है, इनके बीच में एंगल एक्यूट है, यानी लगभग लगभग यहाँ पे तो 0 है, तो 1 होगा, यानी यहाँ पॉजिटिव है। यानी देखो एग्जिट कर रहा है सरफेस, लग रहा है कि ये देखो इंटर कर रहा है, और ये फ्लक्स ऐसा लग रहा है फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स है। तो वहां पे हमें समझना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन समझना पड़ता है। तो क्या सर फील्ड निगेटिव भी हो सकता है क्या, सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निगेटिव भी हो सकता है? मैं बोलूंगा हाँ होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा सर? इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा कि आपने क्या बोला बेटा, आपने बोला कि बी एट एनी पॉइंट, बी एट एनी पॉइंट आपने अब वैसे ही डिफाइन कर दिया ना। अब सीधे बीच में उतना नहीं लिखेंगे कि बार बार ये चीजें, यही आपने बोल रखा है ना, ये निगेटिव, इसका अर्थ या तो ये निगेटिव या तो ये निगेटिव। ठीक है, मानते हैं क्यू नॉट निगेटिव हो सकता है क्या? क्यू नॉट निगेटिव हो सकता है क्या, बताओ? नो सर। नहीं होता है। टेस्ट चार्ज के भाई हमने आपको क्या बोला था, टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होता है? दो चीज माइंड में रखेंगे, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होता है कि वो आपस में आसपास के सराउंडिंग में इंडक्टिव इफेक्ट को ना ला सके। अदरवाइज अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे आ गया और इसका सोर्स चार्ज हमारा स्फीयर है, तो क्या इसके इंडक्शन के कारण यहाँ पे भी एक चार्जेस अपने आप इंड्यूस होंगे? अब इस इंड्यूस चार्जेस के कारण भी फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो एक्चुअली में हम जब फील्ड पढ़ेंगे तो क्या किसका फील्ड के बारे में पढ़ेंगे? इसके कारण जो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, जो सोर्स चार्जेस प्लस एक इंडक्टिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, उन दोनों के कारण एक जो रिजल्टेंट फील्ड होगा उसको पढ़ेंगे। हमें नहीं डिस्टर्ब करना है सोर्स चार्ज को, हमें क्यू नॉट लाके वहां पे फील्ड इंटेंसिटी बतानी तो जरूर है, उसी के हेल्प से निकालेंगे, एफ बाई क्यू नॉट से ही निकालेंगे ई का उस पॉइंट पे वैल्यू। लेकिन हमें क्यू नॉट ऐसा रखना है कि इसमें जब फोर्स का जो भी हो रहा हो, ना ये इसको डिस्टर्ब करे, ना इसमें चार्ज इंट्रोड्यूस करे, और किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस ना करे, ना इसको इतना जोर से खींच दे कि इसके बीच में जो सेपरेशन है वो कम ज्यादा होने लगे। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि क्यू नॉट तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारे पास वर्क डन हमेशा ये निगेटिव, तो इसका अर्थ है ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव तो इसका अर्थ है ये पॉजिटिव। तो यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव कब कहते हैं? वर्क डन बाय एनी फोर्स पॉजिटिव कब कहते हैं? जब इन दोनों के बीच में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच में है वो एक्यूट एंगल बनता होगा, तभी तो होता होगा। क्यों भाई? तो डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा लिखोगे सर, इसको मैग्नीट्यूड वाइज में लिख दोगे, इसी को ऐसे आप लिख दोगे, आप मुझे मालूम है सर ऐसे ही लिख देते हो आप। और कॉस थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल। तो अगर मान लो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी 180 डिग्री है, तो कॉस का जो फंक्शन होता है ये देखो, कॉस का यही ग्राफ होता है। अरे यार, कॉस का ये होता है कि नहीं ग्राफ? तो ये कॉस थीटा, यानी यहाँ पे 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो इसी को तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लगभग लगभग डायरेक्शन बिल्कुल एक तरफ है, यानी एक्यूट है या उसी तरफ है, बोलूंगा उसी की तरफ डायरेक्शन है।
लेकिन निगेटिव होगा, इसका अर्थ क्या होगा, उसके अपोजिट में है, अपोजिट में है सर। तो इसका अर्थ है, देखो ये केस, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और मैं आपको बोलूं निगेटिव चार्ज को आप यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगा के लेके आ रहे हो, तो आपको यकीन मानोगे कि नहीं मानोगे? ये चीज बता, ऐसे हो सकती है क्या? ये रहा, सॉरी, ये सोर्स चार्ज आपके पास निगेटिव है इस बार, टेस्ट चार्ज तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, वो इस बार इन्फिनाइट पे रखा हुआ। अब इसको अंदर लेके आए हो, क्या आपको जरूरत पड़ेगा यहां तक लाने के लिए फोर्स? आपको एक्सटर्नल फोर्स को जरूरत पड़ेगा लाने के लिए? वो तो खुद अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो अट्रैक्शन हो रहा होगा तो ये तो अपने आप खुद इधर ही मूव करने लगेगा। यानी इस बार एक्सटर्नल फोर्स को कैसा काम करना है, इसको रोकना पड़ रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऐसे मतलब बनाने के लिए। यानी आपको धीरे 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 इस पॉइंट तक लाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स कैसे ला रहा है, रोक रोक के, रोक रोक के, रोक रोक के, रोक रोक के। तो उसका अर्थ है निगेटिव आ रहा है। और क्या वैल्यू हमने बोला था, के क्यू बाई आर, यहाँ पे क्यू निगेटिव, तो ये देखो वी निगेटिव। तो इस बात को हम समझेंगे कि v इज अ स्केलर, द चार्ज शुड बी सब्स्टिट्यूटेड अलोंग विद इट्स साइन। यहाँ पे जब q के ऊपर जो लिखा जाएगा वो साइन के साथ रखा जाएगा। दिस मीन्स दैट अ पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ पॉजिटिव पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट एंड अ नेगेटिव चार्ज विल हैव अ नेगेटिव पोटेंशियल एट ऑल इट्स पॉइंट्स। ये बात ध्यान में रहेगी? Yes, sir. ठीक है, रहेगी। तो चलिए, ये चीज बस आपको मैंने बता दिया, एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाल लिया है। देखो हम जो डेफिनेशन जो करते हैं ना वो सेम काम करते रहते हैं। हमने जो बोला था, जो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स था, याद करो, जब भी हम गॉस लॉ में लगा रहे थे या कहीं पे भी लगा रहे थे, तो हम पहले बोल रहे थे डी फाई, ये फ्लक्स का जो रखते थे, ये जो लिखते थे डिफरेंशियल फ्लक्स, किसी भी एट पॉइंट ए, वहां पे जो डिफरेंशियल एरिया है ds, उससे कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है, तो डी फाई ये लगते थे, ये बोलते थे डेफिनेशन है। सेम चीज यहां से आज याद रखना, ये चीज डेफिनेशन है। तो यहां पे हम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इंफिनिटी टू ए तक लाते रहेंगे, तो हमें बस इसको निकालते जाना है, इसको निकालते जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का बस चेंज होते जाएगा। यानी अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज चेंज होकर अगर सॉलिड स्फीयर बन जाता है, या कोई ऐसा क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है रिंग आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो वहां पे क्या करेंगे, आपको एक प्रकार से वहां पे क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग लाना पड़ेगा। सिर्फ इस वैल्यू में चेंज आएगा आपके पास, एक प्रकार से ये वाला जो फोर्स का जो आ रहा है वो वैल्यू में चेंज आएगा, और फिर उसको आप इंटीग्रेट करके वैसे ही निकालोगे, और फिर वही ये चीज वहां पे जैसे लास्ट में कंक्लूड करके आएगा जो आंसर, वो होगा वी ए। पॉइंट चार्ज के बेसिस पे वी ए क्या निकला है यहाँ पे, के कैपिटल क्यू बाई आर। कैपिटल क्यू क्या है, चार्ज ऑन द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो वहां पे भी चलेगा, ये सब जगह चलेगा, ये वाला कहाँ चलेगा, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। क्यों? क्योंकि हमने निकाला है वहां से यहां तक लाया। समझ में आया? क्योंकि देखो भैया, ये वाला जो फॉर्मूला में यहाँ पे जो रखे हैं, देख लो, ये वाला जो फॉर्मूला रखे हैं, ये वाला तभी इसी के इक्वल होगा जब वो पॉइंट चार्ज होगा। अदरवाइज फिर आपको लिए दूसरा फॉर्मूला, ये वैल्यू रखना पड़ेगा, लेकिन आएगा इसी डेफिनेशन से। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो ये बात समझ में आ गया, तो आज से माइंड में रखेंगे कि द potential, electric potential at any point P because of the point source charge, which is the point P is r distance from this point source charge, then the potential at this point P is going to be K capital Q by R, and Q capital Q जो रखेंगे वो क्या है, साइन के साथ रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब हमारे पास अब दूसरा केस, सेम खेलते हैं। जैसे हमने बोला था कि आपके पास जो सिस्टम जो मिलता है, बहुत सारे सोर्स चार्जेस होंगे, ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, ये सारे है। तो यहाँ पे किसी पे पॉइंट पी पे अगर मैं ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता था, तो क्या निकालता था, क्या कहता था,
कि ई एट पी ड्यू टू ऑल चार्जेस यानी ड्यू टू सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता था, ये आपके पास 1 2 3 4 नाम है तो याद करो नोमेनक्लेचर, ई ए डी वाला एट ड्यू टू तो ई एट पी ड्यू टू 1, ई एट पी ड्यू टू 2, ई एट पी ड्यू टू 3, ऐसे करके सारा कुछ चलेगा कि नहीं। जितने भी सिस्टम ये हमारे सिस्टम में जितने भी सोर्स चार्ज रखे हुए सारे के कारण क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण सेपरेटली निकालते थे। ऐसा कहते थे कि मानो सिर्फ 1 प्रेजेंट है बाकी सब एब्सेंट है, फिर वैसे मानो कि फिर 2 प्रेजेंट है बाकी सब एब्सेंट है, तो सारे के कारण ऐसे फील्ड निकाले इंडिविजुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब का क्या किया, वेक्टर एडिशन कर दिया। तो यहाँ पे जो देता था ये ईपी एट ड्यू टू सिस्टम क्या आता था, ये ई नेट आ रहा है, याद है ना। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है कि नहीं। Yes, sir. अब यहाँ पे अगर है तो सेम चीज यहाँ पे ये वेक्टर एडिशन था। अगर मैं बोलूं वी एट पी ड्यू टू सिस्टम, तो ये स्केलर वैल्यू है ना भैया, तो वी एट पी ड्यू टू 1, वी एट पी ड्यू टू 2, इसमें तो और दिक्कत नहीं, ये तो स्केलर वैल्यू है यहाँ पे, मतलब स्केलर वैल्यू है। यहाँ पे हम लोग को डायग्राम बना के एरो बनाना पड़ता था, इन एरो का एडिशन हम करते थे, कहते थे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो देखो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा हमेशा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे, ये ए है ये ए है, इनके बीच में थीटा है तो वो निकालते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए और बी का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये लिखते थे ये एंगल बाइसेक्टर पर, ये तो ये एक्चुअली एरो का एडिशन कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या होगा, दो वैल्यू स्केलर वैल्यू, 2 पॉइंट अगर 2 वोल्ट है तो प्लस 3 वोल्ट, ऐसा 5 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, इस पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरह काम होगा। ये बात समझ में आया क्या। यस सर। ठीक है, समझ में आया तो देखो इसको लिखे हुए ढंग से कैसे लिखते हैं। तो ये कहते हैं अगर पॉइंट पी पे हम निकाल रहे हैं किसके कारण, बहुत सारे सोर्सेज चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो इनके कारण पहले हम सबका फर्दर अपना एक निकालेंगे, सबका फर्दर अपने अनुसार। Q1 के कारण ये R डिस्टेंस दूर है P, तो इसके लिए आएगा K Q, इसको चलो Q1, ये R, ये इसके किसके कारण पोटेंशियल आ रहा है, V एट P ड्यू टू 1। यहाँ जो आएगा V, अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, ये आ रहा है, ये रहा, इसके कारण जो आएगा वो आएगा V एट P ड्यू टू 2, क्या आएगा K Q2 डिवाइडेड बाय R2। फिर ऐसे इसके कारण ये वाला आएगा VP3, ये क्या आएगा K माइनस Q3 डिवाइडेड बाय R3, ऐसे करके सारे का निकलेगा। और सबका ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, ये सब एडिशन होते जाएगा कि नहीं, तो वो क्या देगा VP यानी V नेट एट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पॉइंट चार्जेस अगर मैं आपको और अच्छे से बोल दूं, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर आ गया तो यही बात हम यहाँ पे लिख दिया, है कि नहीं। ये बात समझ में आया ना। यस सर। तो आया तो चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। एक मिनट में आप ये क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप करो इसको।
देखो मैं टाइम दे रहा हूं, लेकिन करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो। बस आपको ये बात समझो कि थोड़ा सा ज्योमेट्री का हेल्प आपको भी चाहिए, तो मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर के जो सेंटर है, स्क्वायर से जो सेंटर होता है, जो उसको जो जहाँ पे दोनों डायगोनल कट करते हैं, वो हर एक पॉइंट जो होता है वो आर डिस्टेंस दूर होता है वर्टिसेस से। तो वर्टिसेस से वो सेंटर की दूरी क्या होती है, आर होती है, तो सारे वर्टिसेस के लिए वही वैल्यू होती है। तो अगर एक पॉइंट वर्टिसेस आपने एक स्क्वायर का ले लिया, एक ए लिया है, तो ए से ओ के बीच में जो होगा आर होगा, फिर वही जो बी वर्टिसेस से होगा और ओ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी आर होगा, सभी का सेम होगा। अब करो सब लोग, अब इसके बाद मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, जिसने आंसर कर दिया बहुत अच्छी बात है, अब वेट करते हैं, देखते हैं कैसा आएगा आंसर। करो लेकिन सब लोग, मैं चाह रहा हूँ कि सब करो। है क्या? अरे यार चलो देखो क्या बोल रहा है। 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2 क्यू, देखो, माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2 स्मॉल क्यू प्लस 2 कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ये एक रहेगा, एडेड रहेगा रिस्पेक्टिवली। यानी बोल रहा हूं कि अगर कोई भी अगर आपने ले लिया क्या, अगर आपने स्क्वायर लिया, ये रहा स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट अच्छे से स्क्वायर बना लेते हैं। ये स्क्वायर लिया आपने, एक पे आपने क्या देंगे आप, माइनस क्यू, दूसरे पे क्या दे रहे हो, माइनस स्मॉल क्यू, तीसरे पे 2 स्मॉल क्यू, और यहाँ पे 2 कैपिटल क्यू। क्या पूछ रहा है, द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। तो सर पोटेंशियल एट सेंटर बोल रहा है। ठीक है सर, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर कैसे निकालते हैं सर, इन दोनों का जो डायगोनल होता है ना सर, जो जहां कट करता है ना, उसी को सेंटर कहते हैं सर। याद करो कि हमने आपको बोला था कि स्क्वायर कैसा है, आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है, 4 साइडेड का। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स वाले। हमने देखा था कि फील्ड भी एक किसी पॉइंट पे जब निकालते थे कि अगर कहीं पे भी, जैसे अगर रेगुलर पॉलीगॉन पे अगर जो उसके वर्टिसेस पे, अगर उसके वर्टिसेस पे सेम टाइप के चार्ज रखे हुए और सेम मैग्नीट्यूड के और सारे वर्टिसेस फुल्ड है, तो उसके सेंटर पे जब होता था, सेंटर पे जब निकालते थे, जैसे हेक्सागोन वाले केस में,
अगर मैंने सबके ऊपर सब वर्टिसेस पे चार्ज रख दिया और ये रेगुलर हेक्सागोन है और सब वर्टिसेस पे जो चार्ज है इक्वली मैग्नीट्यूड है और सेम टाइप का है, तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कितना होता था बताओ? अरे बताओ। सर 0। 0 होता था। ऑल चार्जेस। ई जो यहाँ पे नेट आ रहा था वो 0 आ रहा था। अब सेम चीज यहाँ पे पूछा जा रहा, ओ पे जो देखा जाता है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कैसे आप देखते थे, तो ये देखो, ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, ये डायगोनल का हाफ होता है कि नहीं? ये वाला जो पॉइंट होता है ये हाफ होता है कि नहीं? यस सर। हाफ होता है, तो ये पूरा √2a, अगर इसको आपने लेंथ माना है a, इसको मानने की जरूरत भी नहीं है, तो ये √2a का हाफ, तो √2a/2, दैट इज इक्वल टू a/√2। ये आपके पास L मान लेते हैं और ये L है, यहां से यहां तक L है। सेम चीज आप देखो, और ये भी L है, और आपने कैसे बोला ये लेंथ, ये वाला आपके पास जो है साइड लेंथ स्क्वायर का a है और ये भी a है। फिर अब इस ट्रायंगल में देखो, ये इसको ग्रीन वाले से मैं दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल के लिए देखो, इस ट्रायंगल के लिए सेम वही वाली बात होगी कि नहीं? ये भी a है और ये भी a है, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, √2a होगा, उसको भी हाफ से डिवाइड कर देंगे ये वाला पोर्शन, तो ये भी L और L रहेगा कि नहीं? ठीक है। अब बोल रहा है कि V@O क्या है, ड्यू टू ऑल सिस्टम, ये क्या है, 0 है, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ ऑल VI's, है कि नहीं? और हर VI यानी अपना VI सबका निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे? 4 है तो VI पहले के लिए अगर मान लो इसके लिए निकालते हैं, फर्स्ट के लिए, तो इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं थर्ड, इसको मानते हैं फोर्थ। तो फर्स्ट के लिए क्या आएगा बताओ, KQ माइनस के साथ बाय R कितना है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे इसको मान लो L मानते हैं अभी ज्यादा ना लिखने के लिए। दूसरे के लिए बताओ क्या होगा, खुद ही बताओ। K-Q। Small q. हाँ, और डिवाइडेड बाई L। फिर Yes, sir. सेम चीज उसी चीज के लिए यही लिखना है, कैपिटल सॉरी स्मॉल q, मतलब 2 स्मॉल q डिवाइडेड बाई सेम L। और फिर ये वाला के लिए आएगा कि नहीं, ये V@O ड्यू टू ऑल द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सोर्स चार्जेस। Yes, अब sir. इसको सिंप्लीफाई करो, L क्या कॉमन नीचे, L LCM ले सकते क्या, L पूरा LCM ले सकते क्या? ऊपर में -KQ, ये वाला पॉजिटिव, तो कितना बच जाएगा, KQ बचेगा कि नहीं? K भी तो कॉमन ले सकते हैं। अरे हाँ चलो ठीक है, अब ये ठीक है, K भी कॉमन ले, चलो मैथमेटिक्स है भाई, मैथमेटिक्स जादू होता है, आप ऐसे करो या वैसे करो आंसर तो वही आएगा, अनलेस आप मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार काम करोगे तो। चलो इसने बोला क्यू के भी कॉमन ले लेते, बात सही है, एल पूरा एल भी कॉमन ले लेते हैं, चलो ऐसे ही ले लेते हैं, एल कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचा -Q, चलो माइनस इसको पूरा लिख ही देते हैं, -Q माइनस स्मॉल q प्लस 2 स्मॉल q प्लस 2 कैपिटल Q। अब इन दोनों को देखो, ये सिंप्लीफाई हो कि क्या बच गया, Q, और इनको भी यही बच गया कि नहीं बच गया? Yes, sir. और ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू कितना है, 0. दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 0, इसका अर्थ है ये तो पॉजिटिव नंबर है ना भैया, ये तो K/L तो पॉजिटिव नंबर होगा, Yes, sir. तो यानी ये 0 होना चाहिए। 0 इंटू, अरे इसको नहीं ऐसे भी नहीं समझना चाहते हो तो भैया सिंप्लीफाई कर लो, 0 इंटू इधर ले गए L, इधर ले आए K,
तो ये तो 0 ही बन जाएगा। या आप मैथ की तरह सोचते हो, मैथ्स में की तरह सोचते हो, मैथमेटिशियन की तरह, 0 टाइम्स a इंटू बी। अगर a मतलब नॉन जीरो है तो b को 0 होना ही पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। या ऐसे नहीं सोचते हो तो ऐसे सोच लो, 0/a, ये भी तो 0 हो गया, तो b इज इक्वल टू 0 तो आना ही पड़ेगा, b इज इक्वल टू 0। बात कैसे भी सोचो, मैथमेटिक्स है, आपकी कैसे सोचना है। तो यानी कैपिटल Q प्लस Q स्मॉल q इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। यस सर। यानी कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में कैसा रिलेशन है। सर अपोजिट है, बट अपोजिट डायरेक्शन है, पर इक्वल है। डायरेक्शन नहीं बेटा, डायरेक्शन नहीं बोल दो, यहाँ पे चार्ज स्केलर है भैया। टाइप, टाइप अलग है। अगर Q पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल q, तो कैपिटल Q निगेटिव होगा। अगर स्मॉल q निगेटिव चार्ज है तो कैपिटल Q पॉजिटिव होगा। टाइप अलग है, यही मैंने बोला। स्केलर के साथ बहुत दिक्कत होता है, माइनस प्लस आ जाता है, बहुत ज्यादा सोचने पे बैठा देता है। वेक्टर के साथ तो भाई डायरेक्शन में लगा देंगे। ठीक है, तो यही चीज देखते हैं, कंफर्म करता है क्या हमारा आंसर। हाँ देखो सर, ये देखो x डिस्टेंस दूर है सर। आप जानते हो कि सारे x डिस्टेंस दूर होंगे। देखो यही बात लिखा है। इसको k को भी खोल दिया इसने, k को लिख दिया 1/4πε। तो ये याद रखते चलना भैया, k q सब कुछ बढ़ा रहे हैं, और फिर ऐसे ना कि लास्ट में ये k क्या था। अरे मैंने तो अपना मैंने तो ऑन किया ही नहीं था। तो अब ये मत कह देना लास्ट में से भूल के, अच्छा ये था क्या मतलब। ना, पता नहीं यार के क्या था। अरे के 1/4πε है। के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, किसका, कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, और यही चीज निकाल के हम लोग लाए, ये हमारा आंसर आ गया। और हमारा आंसर है डिक्ची ए। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो कर दोगे आंसर, बट कोशिश करो। क्या करता है, अगर यहाँ पे आपने गलती की थी, और जिन्होंने किया था ट्राई, उनको दिखा ना क्या मिस्टेक किया, फिर वो जाके आगे संभाल जाएंगे। करो ना मिस्टेक करो। मैं डांट रहा हूँ क्या, आके किसी को बोलता हूँ कुछ भी क्या। अरे मैंने भी बहुत मिस्टेक करके सीखा है। ठीक है, अब एक और चीज, चलो टाइम हो गया क्या, थोड़ा देर और पढ़ा दो क्या। थोड़ा देर और पढ़ा देता हूँ, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना। कैपेसिटर मैं चाह रहा हूँ स्टार्ट करना जल्दी। ठीक है, अब देख लेना, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। एक चीज और आपके पास जेई एडवांस में पूछेगी, v का रिलेशन dv इज इक्वल टू -e.dr होता है। ये आपको याद रखना है। कैसे सर, आप देखोगे ना सर, एक बात बताना सर, आपने जो वहां पे एफ एक्सटर्नल लिखा था, .dr लिखा था सर, ये क्या बोला था, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के माइनस के बराबर ही तो बोल दिया था, बोला था ना सर। और इंफिनिटी से एक पॉइंट तक ला रहे, ऐसे वही लिख रहे। और सर यहाँ पे अब हम बात करते हैं सर, अब हम बात करते हैं, एफ को आप बार बार एक चीज लिख देते थे, क्यू नॉट बाय फील्ड इंटेंसिटी, यानी चार्ज टाइम्स द फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे क्यू नॉट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये हमेशा यही बोला है ना, ये लिखवाते रहा है, याद कराते रहे ना। अरे हाँ या ना बोल दो। यस सर। तो ये तो वी है, ये तो वी है आपके पास आया हुआ। ठीक है, तो इसी को अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में ना लिख के इधर अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखूं तो यही होगा, dv इज इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइम्स dr। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आपको लिखना पड़ रहा है, क्यू, अरे सॉरी, ये तो आपके पास ये वर्क डन है ना भैया। अरे क्या तुम भी हमको कंफ्यूज कर देते हो, ये वर्क डन है ना। और हमारे पास जो v डिफाइंड होता है एट ए पॉइंट, ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इंफिनिटी से सर ए तक ले आइएगा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट।
ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा वी के बारे में बात करूं तो डी आर के टर्म्स में रहेगा ये वाला, यानी डिफरेंशियल वर्क डन बाई क्यू नॉट। अगर डीवी के टर्म्स में बात करूं तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, यही है सर, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और सर इसी को देखो सर, एफ को लिख देते हो सर, बार बार यही लिख देते हो, क्यू नॉट टाइम्स ई टाइम्स डी आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट माइनस, और यही क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, यही तो आ गया सर। यही बतवा तो आप, यही बतवा को आप घुमाते फिराते रहते हो, पता नहीं यही चीज को घुमाते फिराते रहते हो। लेकिन डेल्टा वी आज से हम याद रखेंगे कि ऐसे भी हम फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या डेफिनेशन से भटकाया, क्या आपको डेफिनेशन से, ये सॉरी ये वाला नहीं, क्या ने आपको डेफिनेशन से भटकाया, क्या डेफिनेशन को हमेशा यूज किया ना, ये इसका डेफिनेशन, ये हमेशा सत्य होगा। और सेम चीज ये हमेशा सत्य होगा, तो ये चीज हमने कोई बीच में कोई कंस्टेंट नहीं लिया, किसी भी प्रकार का नहीं लिया, और ये भी सत्य होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये भी सत्य होता है, सब सत्य है। इस सत्य के कारण इस सत्य का एग्जिस्टेंस है, सॉरी इस सत्य और इस सत्य के कारण, 1 और 2 के कारण इस थर्ड वाले का एग्जिस्टेंस है। और ये तो डेफिनेशन होता है और ये भी होता है, तो ये हमेशा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी रखा नहीं ना, सिर्फ सिर्फ क्या बोलते हुए रखा है कि एफ एक्सटर्नल जो होगा हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट में काम करके लाएगा। और यही हमें मालूम भी है, दिखता भी है सर। देखो ना सर, यहाँ पे आप भी तो क्या भी कुछ भी नहीं बताते रहते हो। इनफिनाइट पे देखो, अगर निगेटिव चार्ज वाला अगर ये सोर्स चार्ज हो गया सर, तो देखो सर यहाँ पे अगर क्यू नॉट लाते हैं तो यहाँ पे फोर्स हमेशा इससे ही लगेगा। तो देखो एफ एक्सटर्नल जो होगा आपके पास, वो हमेशा अपोजिट काम करेगा सर। देखो सर यहाँ पे, हाँ सर देखो यहाँ अपोजिट काम कर रहा है, यानी चार्ज को धीरे धीरे रोक रहा है, कह रहा है कि भैया तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, तुरंत भागने की कोशिश कर रहे हो, संभलो। ठीक है ना, तो ये और ये सारे कुछ डेफिनेशंस में आते हैं। V एट ए, ये वाला फॉर्मूला ये कहाँ पे अप्लाइड होगा, पॉइंट चार्जेस के लिए। अभी और चेंजेस देखेंगे, तो ये सीधे याद रखना है। ठीक है ना, तो ये भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताता है। ये सेम चीज आपको यहाँ पे भी बता रहा है कि आपके अगर पोटेंशियल, तब देखो पोटेंशियल अगर आप फील्ड के अगेंस्ट जाओगे तब आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। माइनस ई मतलब अगेंस्ट द फील्ड, अगर आप डिस्प्लेसमेंट करके जाते हो तो आपका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। यहां से ये कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यही बात है सर। देखो हाँ, पॉजिटिव चार्ज देखिए रेडियली आउटवर्ड सर देता है, तो हम फील्ड के अगेंस्ट हम मूव करके जा रहे हैं, इसका अगेंस्ट मूव करके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है सर। हाँ सर, यहाँ पे देखो आर का वैल्यू के क्यू बाई आर, भाई जितना आर ज्यादा तो वी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है वी और आर के बीच में, तो आर ज्यादा वी कम। तो देखो सर हाँ, यहाँ पे ये ज्यादा आर ज्यादा तो वी कम होगा। तो जैसे जैसे फील्ड के अगेंस्ट हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो क्या पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। सेम चीज निगेटिव चार्ज में भी देख लो, निगेटिव चार्ज में क्या होगा, फील्ड ऐसे आ रहा है, सारा रेडियल इनवर्ड आ रहा है, आप धीरे धीरे आगे की ओर जाओगे, आगे की ओर जाओगे, इसके फील्ड के अगेंस्ट जाओगे, इधर जाओगे, तो क्या कर रहे हो, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया सर, यहाँ पे भी तो बस माइनस साइन आ जाता है ना, के क्यू बाई आर। तो अभी आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो सर, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है सर, तो यहाँ पे भी तो आर ज्यादा तो वी कम, लेकिन मैं बोला माइनस साइन भी तो है बेटा, तो माइनस साइन के कारण क्या है सर, तो याद रखना 0 इज ग्रेटर देन -1। ये बात याद रखनी है। समझ में आया ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ में आया ना। Yes, sir.
यस सर। तो यहाँ पे भले ही मैग्नीट्यूड ज्यादा होते जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, यानी जीरो को अप्रोच कर रहे हो, तो आप फील्ड के अगेंस्ट ही तो जा रहे हो, फील्ड इसका ये अगेंस्ट जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, और यही एक सेंस भी देता है, फील्ड के अगेंस्ट मुझे काम करके जाना है, जहां से फील्ड जीरो है वहां से स्टार्ट करना है और उसके अगेंस्ट बहना है। और जैसे जैसे मैं जाऊंगा तो क्या एक्यूमुलेट करते जाऊंगा अपने अंदर पोटेंशियल, जैसे आगे और जाऊंगा और पोटेंशियल, और जाऊंगा और पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। कहां से? रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन से। तो यही बात तो लग रही है, बिल्कुल ऐसे ही तो समझ में आ रहा है चीज। समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, तो अगर ये पहली बात, और दूसरी बात ये याद रखेंगे, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई, क्या होगा बताओ? मैं भी भूल गया, बताओ। अरे हेल्प कर दो यार, क्या था? ये कोई हेल्प करने वाले बच्चे नहीं है, सब मुझे निकलवा तो देंगे। डी आर वेक्टर। हाँ डी आर वेक्टर, अब तुम बोले बताओ तो, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं भूल गया था बीच में, तुम निकलवा दोगे मेरे को, शिट मैन। तो याद रखेंगे ऐसे, ठीक है चलो बता। अब यहाँ पे अब दूसरी बात अब बोल रहा हूं मैं, ई कैसे निकालूं? अगर आपके पास वी दे रखा है तो आप ई कैसे निकालोगे? तो ये देखो, यहाँ पे अब ऐसे मत कर देना, डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू माइनस ई, ये मेरा मैथमेटिक्स है, मैं बोलूंगा ऐसे मत कर देना, ये चीजें अलग हो जाती, यहाँ पे थोड़ी अलग होती, यहाँ क्या आ जाएगी, और यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगी? अगर आप आर यहाँ लिख रहे हो ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो ऐसे करते जाएंगे, ई एक्स होगा तब यहाँ आर के टर्म्स में, तो ई एक्स जैसे हो गया समझ लो, तब क्या होगा, यहाँ माइनस इधर चला जाएगा, तो ई एक्स होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई होगा, यानी क्या है ई एक्स? कंपोनेंट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किस पॉइंट पे? किसी पॉइंट पे जहां पे हम देख रहे हैं डेल वी बाई डेल आर देख रहे हैं, जहां पे उस पॉइंट पे जो एक्स कंपोनेंट है वो पोटेंशियल के साथ ऐसे रिलेटेड है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल गिव यू द ई एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर ई वाई मालूम चलेगा और ई जेड मालूम चलेगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वहां उस पॉइंट पे क्या होगा? क्या ये होगा कि नहीं? क्या ये होगा कि नहीं? ये तो एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट मालूम आपको चल रहा है, एक्स वाई जी कंपोनेंट मालूम चल रहा है सिर्फ आपको, ई तो वहां पे वेक्टर है, तो इन कंपोनेंट का इनटू उस यूनिट डायरेक्शन, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का यूनिट डायरेक्शन, फिर वाई का यूनिट डायरेक्शन और जेड का यूनिट डायरेक्शन, और इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो ये जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पे। ठीक है, यस सर। तो ये चीज याद रखिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा, इसका थोड़ा सा याद, ट्रिक रखने के लिए याद रख सकते हो। ट्रिक कैसे रखोगे याद? कि ठीक है डेल वी, ये वाला फॉर्मूला एक याद है ना मेरे को, ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना है ना, तो याद रखेंगे डीवी डी आर कर दिया, माइनस दिया, ये लिया ऐसे, बोला था ऐसा कुछ, तो ऐसे टाइप में बस, अच्छा ठीक है, करेक्ट कर दिया आपने, आप ये लो, हो गया, आगे थोड़ा सा वो चीज हेल्प करेगा, मैथमेटिक्स जैसे अभी पहले वाले पढ़ते आए, ठीक है ना? बस याद करने का तरीका है, ऐसे ऐसे नहीं हो जाता है चीजें, उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नीचे करके उतार के ऐसे नहीं लिखते, वो तरीका बस ये शॉर्टकट टाइप का है। ठीक है, यस सर। तो है तो एक क्वेश्चन कर दीजिए, इसके बाद छुट्टी दे देंगे। अरे 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 अरे, बहुत मुश्किल से बचा है। इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए मैं आपको आराम से बताता हूँ, कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जी,
ठीक है, एक्स वाई जी पे आपको दे रखा है ये फंक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो आपने क्या बोला कि आपके पास जो वी आ रहा है, देखो आपके पास जो वी आ रहा है, ठीक है, वो फंक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू, मतलब किसी पॉइंट के लिए हम पूछ रहे हैं, ये पॉइंट पी के लिए हम ऐसे पूछ रहे हैं, हो सकता है एक लाइन हो, ठीक है, एक लाइन हो, ऐसा लाइन हो, और इस पे वी हमने डिफाइन किया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी। या कोई स्पेस में मैं बोल लूं, स्पेस में मैं बोल दूं, किसी स्पेस में, पूरे स्पेस में वैल्यू असाइंड है ना भैया, ये तो स्केलर फील्ड है, पूरे स्पेस में वैल्यू असाइन होगा, तो यानी v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी बोल सकते हैं ना, यानी हर एक्स वाई और जी पे एक v पॉइंट असाइंड है, और वो क्या है फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यू प्लस 4, ये है आपके पास। मैंने आपको क्या बोला कि डेल v बाय डेल एक्स आपके पास क्या देगा, ई एक्स देगा, देगा कि नहीं, ये कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है, इसको वेक्टर में बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो ई एक्स अगर आपको वेक्टर लिखना है, यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो ये होता है ई एक्स, और एक्स डायरेक्शन का जो आपके पास होता है यूनिट वेक्टर, वो आई कैप होता है। ये आपके पास क्या आया, वेक्टर आया है, सॉरी वेक्टर कंपोनेंट आया है एक्स के, फिर वैसे ही वाई के, और वैसे ही जेड के। क्यों भाई, क्योंकि स्पेस में 3 डायमेंशनल अगर कोई वेक्टर है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो हमेशा ही 3 कंपोनेंट के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अरे यही बात तो होता है, इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन है आपके पास, और आपके पास कोई एक वेक्टर है, आपके पास कोई एक वेक्टर है, तो आप इसको डिकम्पोज कर देते हो ना तुरंत से ऐसे, और डिकम्पोज करके क्या करते हो, फिर कहते हो कि सर ये रहा इसका एक कंपोनेंट, और ये रहा इसका एक कंपोनेंट, तो आप बोलते हो कि रेड वाला इज इक्वल टू, ऐसे बोलते हो, ये रेड वाला मान लो इसको आप बोल रहे हो ए कैप, तो बोलोगे कि सर ये देखो रेड वाला जो होता है ए कैप, ये एक्चुअली है क्या, ये दो वेक्टर का समेशन है, और कैसे ये वेक्टर है, ये अलोंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन जो माना है एक्स डायरेक्शन, उस तरफ एक वाई की तरफ, उसी के अलोंग मैंने डिकम्पोज किया है। तो इसी के लिए सर ये एक ए एक्स ये वाला पोर्शन सर, ए एक्स इसका लेंथ है एरो का, डायरेक्शन सर आई कैप में होगा, प्लस ए वाई जे कैप, इस फॉर्मेट में, यानी इसको, इस रेड वाले को रिप्लेस कर सकते हैं इन दो ब्लू के से, इन दोनों ब्लू से एक साथ होना चाहिए, तभी लिख रखा है प्लस, दोनों ब्लू को साथ में पेयर वाइज मिलेंगे, तो उनका इफेक्ट और इसका ए का इफेक्ट बिल्कुल बराबर होगा सर, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। तो ई अगर हम किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं सर, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि इनके तीनों 3 कंपोनेंट में अगर तोड़े जा सकते हैं सर, तो ये ऐसे तोड़े जाएंगे, और ये 3D वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर इन 3D स्पेस है, तो हमेशा ये क्या होंगे उसमें एक्स और वाई और जेड में हो जाएंगे, ये बात आ जाता है। देखो किसी ने आंसर भी कर दिया, अब बताओ अब कर पाओगे क्या, अब लिखो बताओ, इतने समझाने के बाद। और डेल वाला आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव तो आता है ना, अगर एक्स ले रहे हैं तो एक्स को सिर्फ वेरिएबल मानेंगे, वाई और जी क्या है, कांस्टेंट बिहेवियर है, तो एक्स स्क्वायर और वाई को अगर डेल वाला अगर पोर्शन करते हैं डेल एक्स के टर्म में, तो ये क्या होगा 2xy, सिर्फ y को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिए, और एक्स स्क्वायर का 2x। अब बताओ जल्दी करो सब लोग।
हो गया क्या? अरे मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ, हो गया क्या, हो गया कैसे, कभी कभी बोल देना कि सर आपके लिए इजी है, मेरे लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना सर? तो ज्यादा ऐसे मत दिखाइए एटीट्यूड, हमको करने दीजिए आराम से। करो करो। चलो नहीं है तो चलो दिखाता हूँ। चलो, ये है v है, हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है सर, आपने दे रखा है v, ये दे रखा है, ऐसे बता रखा है। और इसको ex हमने निकाला है, अभी कितना निकाला है, ex निकाला है, अभी देखो निकालते ex, v की जगह ये देखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, ठीक है सर। क्या किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, पार्शियल डेरिवेटिव है, हाँ सर, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले से आएगा माइनस वाई 2x, दूसरे से x के टर्म में ना सर, तो माइनस जेड क्यूब रह जाएगा, क्यों सर? तो सर z तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो जेड क्यूब अपना बाहर, तो उसके बाद डेरिवेटिव किसका निकालना रहता है, सिर्फ अंदर वाले का, जो कि बच गया x, और किसके टर्म में कर रहे हैं, तो dx के टर्म में। अगर अंदर में बच जाता है, जैसे यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर वाई, अगर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, इसका डिफरेंशिएशन कर, इसको ऐसे लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो सर ऐसे ही सोचेंगे इसको कि वाई बाहर निकाल लेते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो अब पूरा वो ये पार्शियल डेरिवेटिव का जरूरत नहीं है, अब ऐसे फील करेंगे ऐसे। अब कर सकते हैं कि नहीं, वाई जब बाहर निकाल दिए तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के टर्म, माइनस 2x, तो ये तो देखो माइनस 2xy, और यहाँ पे क्या हो गया था, क्या z, तो जेड क्यूब प्लस 4 है, और कांस्टेंट की तरह, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल x, तो 0, ठीक है सर। ये क्या है सर, ये x वाला आ गया सर, y वाला भी देखना पड़ेगा सर, हाँ सर, तीनों का देखना पड़ेगा, x और y z में है ना, हमारे पास जो स्पेस है एक्स वाई जी वेक्टर है, सॉरी एक्स वाई जी में है, तो 3D में जो वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे वो 3 कंपोनेंट में डिकम्पोज होंगे, एक होगा जो EX कहलाएगा, दूसरा y के अलोंग होगा जो VI कहलाएगा, वो क्या होगा सर, इसमें x के जगह y आ जाएगा सर। तो ये, अरे सॉरी, यहाँ पे माइनस भी लगाते जा रहे हैं ना, माइनस भी, माइनस लगाते हैं सर, ठीक है। यहाँ पे ये तो बाय डेफिनेशन है, याद रखना, ये बाय डेफिनेशन है, हम लोगों ने वहां पे देखा था, ई एक्स इक्वल टू डेल माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, बाय डेफिनेशन, ठीक है सर। ये हो गया माइनस सर, यहाँ पे अब आ गया v का y के टर्म्स में करना है सर, ठीक है, y के टर्म्स में करना है तो इधर बच जाएगा इस पर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस टर्म का करूंगा तो किसके टर्म में, y के टर्म में, तो इसमें x और z है, तो ये कांस्टेंट की तरह, कांस्टेंट का 0 0 0, यहाँ पे आपके पास इसका वाला आ गया था जेड क्यू माइनस, अच्छा प्लस ये भी आ जाएगा जेड क्यू प्लस 2xy, और इसका आ रहा है आपको एक्स स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, आई कैप के साथ हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा वेक्टर कंपोनेंट, और इसके साथ अगर जे कैप बन जाएगा, ठीक है। अब EZ बताना, EZ क्या होगा, पहले EZ निकालेंगे, तो बोलोगे डेल वी बाई डेल जेड, इसको कैसे निकालेंगे, माइनस टाइम रह जाएगा और अंदर में डेल वी बाई डेल जेड करना है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अगर आपके पास बोले तो इसमें कोई जेड है ही नहीं, ये कांस्टेंट की तरह, जेड के अलावा और किसी को वेरिएबल मानना ही नहीं है, एक्स हो वाई हो जेड हो, सॉरी एक्स हो वाई हो ए हो बी हो टी हो के हो एम हो एन हो,
कुछ भी हो, z ही सिर्फ वेरिएबल है जब नीचे लिखा है तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस एक्स स्क्वायर वाई जो है आपके कांस्टेंट की तरफ 0, यहाँ पे नीचे z में, हाँ यहाँ z क्यू है और x तो एक कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो सर माइनस 3x z स्क्वायर और फिर +4 सर कांस्टेंट है 0। क्या ये आ गया आपके पास 3x z स्क्वायर j क्या? तो क्या मैं बोलूं e जो होगा वो इन तीनों का यही ऐसे लिखाएगा ex प्लस ey प्लस ez, यही लिखाएगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो अब Yes, सबका sir. डालते जाओ। अब आपके पास आई कैप में क्या आ गया? आपके पास आई कैप में क्या आ गया? ये आ गया। तो आप देखो कौन सा है, जेड क्यूब 2xy, जेड क्यूब 2xy, ठीक है, ये भी है और ये भी है। फिर उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर जेड, ये वाला है सर आंसर, डी वाला आ रहा है सर। देखिए सर क्या यही आ रहा है क्या? हाँ देखते हैं, हमारे पास v ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो v हमारे पास दिया हुआ है, ये यहाँ पे सीधे तरीका से लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे यही बात है, देखो यहाँ पे अगर ऐसे लिखते जाते e इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये लिखते हैं, ठीक है। अब इसी को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे वाले को, इसको ऐसे टर्म में लिख दे रहे हैं, ये होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, क्योंकि ये तो आपको कंपोनेंट देगा, उसके साथ यूनिट डायरेक्शन की तरफ मल्टीप्लाई करोगे। कौन सा x जो लिया है, x 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ले रखे, x y और z, यही इसको डायरेक्टली यहाँ पे सीधे लिख दिया e की जगह, ठीक है। तो ये आएगा और सबको हमने किया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है डी। समझ में आ गया ये वाला केस? समझ में आ गया सब कुछ? आ गया कि नहीं सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, याद रखिएगा जेई मेंस में, इसको तुरंत 2 मिनट का खेल है, तुरंत आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे जब हम होगा, अब हम पोटेंशियल बात करेंगे, किसके? इन सभी चार्जेस के कारण। क्यों? क्योंकि सर अब कैपेसिटर में इस्तेमाल आने वाला ये सब चीजें, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक मैं करवा के सीधे उसके कैपेसिटर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और सेम चीज वही रहेगा, यहाँ पे भी वी ए पे अगर निकालूंगा तो इसका अर्थ क्या होगा, वो होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो होगा वी ए माइनस वी इंफिनिटी। ये बात उसके लिए भी बिल्कुल सही बैठेगी सर, कि इसमें भी वी एक्सटर्नल कहाँ से, इंफिनिटी से ए तक लाने के लिए वही वाला बात होगा क्यू नॉट, ये होगा ए पे पोटेंशियल। और यहाँ पे बस क्या डिफरेंस हो जाएगा, जो वहां पे लिखेंगे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो जो फॉर्मूला बनता है ये वाला इसके लिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि माइनस टाइम्स होता है, मतलब ये एफ एक्सटर्नल जो होता है वो होता है माइनस टाइम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू डी आर, जो लिखेंगे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला सिर्फ चाहिए होता है। इस कारण से यहाँ पे दूसरा थोड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन डेफिनेशन वही चलेगा, वही समझ में आएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, इन sir. चीजों को आज खत्म करते हैं और फिर अगले दिन से कैपेसिटर स्टार्ट होगा, इसका थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा मजा आएगा, और कोई अगर डाउट होता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलिए आप लोग रेस्ट कर लीजिए, Thank you, और sir. थैंक यू बेटा, Good night, sir. गुड नाइट बेटा, चलो बाय सबको। Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir.